सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग जब बातचीत करते हैं तो बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कभी ध्यान नहीं देते कि जो शब्द हम बोल रहे हैं वो किस तरह से बोले जाते हैं। ठीक है, क्या वो सही उच्चारित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जैसे कई लोग शा, तालव्य शा, मूर्धन्य फ्रा और दंती सा, तीनों का उच्चारण एक जैसे करते हैं, या तो वो सब जगह दंती सा का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा शब्द बोलते हैं, कौन सा शब्द नहीं बोलते हैं। तो इसी तरह जो मतलब कौन सा शब्द किस तरह से बोला जाना चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। अब जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन होते हैं, उसी प्रकार बच्चों वो तो श्वास के आधार पर होते हैं कि हमारे मुंह से कितनी श्वास निकलती है, कितनी कम निकलती, कितनी ज़्यादा निकलती है, उसके हिसाब से। ऐसे ही हमारे गले में एक स्वर यंत्र होता है। तो जब हम किसी शब्द को, किसी व्यंजन को बोलते हैं तो बोलते समय यहाँ झंझनाहट होती है, कंपन होता है, यहाँ कंपन होता है, क्योंकि वायु बाहर निकलती, घर्षण होता है, तो एक कंपन होता है। तो उस कंपन के आधार पर जो है, जिसको हम उस कंपन को हम लोग बोलते हैं घोष, एक आवाज़। ठीक है ना, मतलब एक कंपन होता है, यहाँ पर स्वर तंत्रियाँ झंकृत हो जाती हैं, यहाँ पर स्वर तंत्रियाँ जो है झंकृत हो जाती हैं। तो उसी के आधार पर स्वर तंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटते हैं हम। ठीक है, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। घोष और अघोष। तो ये घोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज जानेंगे। तो बच्चों, घोष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो जाती हैं। ये स्वर तंत्रियां हैं, ये झंकृत होती हैं, उनको हम बोलते हैं घोष वर्ण या घोष व्यंजन। और जो अघोष होते हैं, जिनको बोलने में या जो प्राणवायु के आधार पर बोले जाते हैं, प्राणवायु के माध्यम से, जिनके बोलने में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं अघोष। ठीक है, तो आइए हम जरा देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो घोष में आते हैं और कौन कौन से वर्ण ऐसे हैं जो अघोष में आते हैं। कुछ लोग घोष को सघोष भी बोलते हैं। तो जैसे हम अगर कवर्ग को देखें, कवर्ग में देखिए बच्चों, क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग देखिए, चवर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद टवर्ग देखिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। तवर्ग देखिए, त, थ, द, ध, न। और पवर्ग देखिए, प, फ, ब, भ और म। अंतस्थ, अंतस्थ में य, र, ल, व और ऊष्म। श, फ, स और ह। ये पूरा आपका स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये हमने लिखा। अभी हम देखते हैं इनको बोलने में घोष और अघोष की श्रेणी में आते हैं कि नहीं। तो हम जरा इसका उच्चारण करें। देखिए, पहले जब हम प्राणवायु का उच्चारण कर रहे थे, जब हम श्वास के आधार पर व्यंजनों को वर्गीकृत किया था हमने अल्प प्राण महाप्राण में, तो हमने ऐसे हाथ का इस्तेमाल करके बोलने की कोशिश की। अब जो है आपको अपने हाथ को यहाँ गले पे रखना है, दबाना नहीं, ऐसे रखना है, ऐसे आराम से रखिए और रखने के बाद उच्चारण करना है, फिर देखना है कि वो किस वर्ण में आता है। ठीक है, तो
यहाँ पर घोष और घोष। तो अभी देखिए क, ख, ग, घ, ग, इसमें ये 3 वर्ण जो है, इसमें जो स्वर तंत्र है वो झंकृत हो रही है। आगे चलते हैं। च, छ, ज, झ, इया। इया में कितना अच्छे से महसूस हो रहा है। तो ये देखिए ये 3 हो गए। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ड़, फिर देखिए त, ह, द, ध, न, फिर देखिए प, फ, ब, भा, म, हाँ महसूस हो रहा है। फिर देखिए य, र, महसूस हो रहा है। य, र, ल, व, हाँ इन चारों में महसूस हो रहा है। श नहीं, फ ये भी नहीं, स नहीं, ह हाँ इसमें हो रहा है। ये 3 में तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि हमको मालूम है, ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन है, ये खासकर ये 3, ठीक है ना। ऊष्म व्यंजन तो ये भी है लेकिन इसमें हो रहा है, इन तीनों में नहीं हो रहा है। तो हमने देखा कि ये जो पहले दूसरे जो व्यंजन है इसमें, ठीक है, तो इसमें जो है क्या, इसमें ये स्वर तंत्री जो है कंप्लीट नहीं हो रही है और इन तीनों में हो रही है। तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। हम इसको बड़े आसानी से वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे हमने अल्पप्राण महाप्राण में आपको बताया था फार्मूला 135 और 24, उसी तरह हम इसमें एक फार्मूला बनाएंगे। इसमें क्या है, ये पहला और दूसरा वर्ण जो है ये क्या है बच्चों, ये अघोष है, ठीक है। हम इसको यहीं से वर्गीकृत कर लेंगे। ये अघोष है, ठीक है, यहां तक। और ये जो है घोष वर्ण है या घोष व्यंजन है, आप इनको सघोष भी बोल सकते हैं। तो ये 1 और 2, ये है 3, 4, 5। तो घोष के लिए हम एक फार्मूला निकालते हैं, कवर्ग से पवर्ग तक के लिए क्या 345 और अघोष के लिए हम क्या निकालते हैं 12। तो अगर आप इस फार्मूले को याद रखेंगे तो कवर्ग से पवर्ग तक के लिए केवल, यहां तक के लिए केवल, ठीक है। तो इसको हम जरा और ढंग से देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण घोष और अघोष में आते हैं। पूरी जानकारी तो हमने ले ली है, बस हमें अब समझना है। तो देखिए पहले हम देखते हैं अघोष वर्ण। अघोष वर्ण में हमने देखा कि कवर्ग से पवर्ग, कवर्ग से पवर्ग तक जो है, जो पहला और दूसरा व्यंजन है, ये क्या है, ये अघोष में जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि जो अंतस्थ व्यंजन है वो तो घोष में चला गया था। जो ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन में जो तीनों श है, ताला पे श, मूर्धन्य श और दंती स, ये तीनों भी जो है अघोष में आते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। इसके लिए हम 12 का फार्मूला याद रखेंगे। कवर्ग से पवर्ग के लिए 12
ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं घोष में। घोष में बच्चों कवर्ग से पवर्ग तक, मतलब का से लेकर के मा तक, काका गंगा चलेगा टडना तदना प मा, ठीक है। वहां तक अगर हम जाएंगे तो तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन ये जो है घोष वर्ण है। दूसरा हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन, समस्त अंतस्थ व्यंजन जिसमें या र ल व, या र ल और व ये आते हैं। ये क्या है? ये घोष वर्ण, घोष व्यंजन। और एक हमें ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में हमें एक क्या मिला था? हा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें? ये भी हो जाएगा इसमें घोष, हा, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया अघोष और घोष, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।